हेलो एवरीवन। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th के चैप्टर ग्रेविटेशन के आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था और यूजेस यानी इंपॉर्टेंस देखी थी ग्रेविटेशन की हमारे अर्थ के ऊपर। ठीक है, और इस वीडियो में हम मास और वेट के बारे में मतलब जो पार्ट 2 है वो कवर करेंगे इस चैप्टर का। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखिए, चलिए हम चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। मास से हम अभी स्टार्ट करेंगे। 10.3 mass. We have learned in the previous chapter that the mass of an object is a measure of its inertia. We have also learned that greater the mass, the inertia is the greater. It remains the same whether the object is on the earth, the moon, or even in outer space. Thus the mass of an object is constant and does not change from place to place. तो इसमें उन्होंने क्या बताया है कि हमने जो पिछले से पिछले चैप्टर है ना, जो हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर देखा था, हमने देखा था ना एक चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन तो उसमें जो न्यूटन है ना, उसने फर्स्ट लॉ ऑफ एक मोशन दिया था और उसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था इनर्शिया उसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। तो उसके इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया वो टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट की जिससे वो जो ऑब्जेक्ट है हम उसका मोशन को मतलब स्टॉप कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो इनर्शिया है या जो हम कहते हैं जो इनर्शिया होता है ये हमारे मास के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया, यानी अगर हमारे पास मास है तो मास ही हमारे ऑब्जेक्ट के इनर्शिया का एक मेजर है, यानी मास जो है वो इनर्शिया के ऊपर डिपेंडेंट है, या ऐसा कहीं कि जो इनर्शिया है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया लगेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ, चाहे वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे है या मून पे है, इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट का सेम ही रहेगा। दस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमें और एक और चीज़ हमें नोट करनी है कि जो मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का, यानी मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर। मास मतलब मैटर, किसी चीज़ के अंदर कितना मैटर है, कितनी चीज़ें मैटर प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम मास। ठीक है, तो जो मास है वो हर कहीं से कहीं तक चेंज नहीं करता। जो मास होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड ही रहता है, चाहे हम अर्थ पे जाएं, चाहे हम मून पे जाएं, चाहे हम मार्स पे जाएं या वीनस पे जाएं, जो मास है किसी बॉडी का वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं वेट के ऊपर। 10.4 वेट। वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद सर्टेन फोर्स। हमें पता है जो अर्थ है ना वो एक किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर फोर्स या सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट करता है, और जो ये हमारा फोर्स होता है ना ये मास के ऊपर डिपेंडेंट करता है, यानी मास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है ना m, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमें ये पता है ना, देखो हमने एक फॉर्मूला देखा था दैट द फोर्स है ना, फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 है ना, ऐसे हमने मतलब निकाला था कुछ। ठीक है, तो यानी ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि जो हमने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा था ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इस एक्सेलरेशन की जगह हम जी भी यूज़ कर सकते हैं। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे? फोर्स की जगह हम लिख देंगे वेट, मास, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता था उसकी जगह हम लिख देंगे जी। तो फॉर्मूला बन जाएगा वेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये होता है हमारा वेट। अब देखिए गाइस, हमने वेट तो पढ़ लिया, लेकिन बार बार मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या चीज़ होती है? अब ना पिछले वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ कवर नहीं की थी, मैं अभी आपको ना थोड़ा सा कवर करके बताती हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है। देखिए हमने फ्री फॉल पढ़ा था ना, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, किसी एक्सेलरेशन से गिर रहा है, और किसके अगेंस्ट मतलब क्या हो रही है, उसके ऊपर कुछ ग्रेविटी लग रही है इसीलिए वो नीचे गिर रहा है। तो इस टाइप की एक्सेलरेशन जिसके अंदर ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होती है, ये ग्रेविटेशन भी होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है इसकी यूनिट। अब बात करते हैं, अब हमने इसीलिए ना, अब मैंने ना हमने क्या हमें पता था कि ना जो फोर्स होता है वो mg होता है,
ये तो हमें पता है, मतलब ना हमने ना निकाल लिया इस चीज़ को, क्योंकि ना हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की जगह मैं जी भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि जी भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी। तो ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और देखिए हमारे पास एक और इक्वेशन थी कि जो मतलब जो फोर्स होता है वो क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक ये इक्वेशन होती है ना, और एक ये इक्वेशन है फोर्स इक्वल्स टू एम जी। तो हमें पता है कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये ले करती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ये ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए दोनों में ही फोर्स आ रहा है, दोनों में ही फोर्स आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो इक्वेशंस है वो इक्वल है। तो मैं दोनों चीज़ों को इक्वल में प्रूव कर दूँ, इक्वल रख दूँगी, तो इक्वल रखूँगी तो क्या बन जाएगा, एम जी इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। अब देखिए एम से मैं एम कैंसिल कर दूंगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है एक्सेलरेशन, मैं दोबारा बता देती हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये तो देख लिया ना कि हम कैसे निकाले इसका फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। अब देखिए मैंने आपको बता दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। अब हम चलते हैं वापस वेट वाले चीज़ पे। अब हमें पता लग गया ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। अब हम चलेंगे वेट के टॉपिक पे वापस। तो यही मैंने आपको बताया वेट क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी मून के ऊपर वेट क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। नाउ वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विद विच द अर्थ attracts the object. In the same way, the weight of an object on the moon is the force with which the object attracts the moon attracts the object. The mass of the moon is less than the earth. हमें पता है कि जो अर्थ का मास है ना, जो मास है अर्थ का और जो मास है मून का, तो मास का जो मास ऑफ अर्थ है वो मून के मास से ज़्यादा है, राइट, ये तो हमें पता है। सो ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट्स लेसर फोर्स, इसीलिए जो मून होता है वो कम फोर्स अट्रैक्ट करता है और जो अर्थ होता है वो ज़्यादा फोर्स अट्रैक्ट करता है। यानी मून का देखो, मून का मास है यहाँ पे, ये मून का मास, अर्थ का मास। मून का मास क्या है, मून का मास होता है ज़्यादा, तो मून का सॉरी 1 मिनट मून का मास, गाइस देखिए मुझे ना थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। देखिए सो हमें पता है, दो चीज़ें हमें पता है, ठीक है, मून का मास और अर्थ का मास, ठीक है। हमें पता है जो मून का मास कम है और अर्थ का मास ज़्यादा है, तो क्योंकि मून का मास कम है इसीलिए जो मून की मतलब फोर्स होगा यानी ग्रेविटेशन होगा वो भी कम होगा, ठीक है। और जो अर्थ का मास क्योंकि ज़्यादा है तो इसकी ग्रेविटेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इसीलिए जो मून है वो कम अट्रैक्शन फोर्स देता है, एक्सर्ट करता है, और जो अर्थ होता है वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सर्ट करता है। नाउ लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी, अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है एम, ठीक है, स्मॉल एम। लेट इट्स वेट ऑन द मून, उसका वेट लेट कर लेते हैं, वेट क्या है मून पर, W, नीचे है M, ठीक है। लेट द मास ऑफ द मून भी, मून का मास लेट कर लेते हैं कैपिटल M और नीचे M, M मतलब मास और W और M मतलब, W मतलब वेट ऑन मून और M मतलब मास ऑन द मून, ठीक है। और रेडियस क्या हो गया, R के नीचे M। अब हम क्या निकालते हैं, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करते हैं मून के लिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगी ना, क्वेश्चन बच जाएगी ना, W वेट ऑफ द मून इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द मून इनटू M अपॉन RM का स्क्वायर। अब हम ऐसे ही ना अर्थ का निकाल लेंगे, सिमिलरली हम अर्थ का ऐसे ही निकाल लेंगे और क्या करेंगे फिर हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम द टेबल 10.1। अब टेबल 10.1 हमने देख लिया कि मून अर्थ का मास इतना है, वेट का इतना है, रेडियस इतना है, इसका रेडियस इतना है, ठीक है। तो अब हम सिंपली वैल्यूज़ को डाल लेंगे। सो देखिए द वैल्यूज़, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज़ डालेंगे। तो देखिए मून वाले इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली, ठीक है, मून वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। और ऐसे ही सिमिलरली हमने अर्थ वाली के अंदर वैल्यू डाली तो क्या आंसर आ गया, अर्थ वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यूज डाल पुट करी तो ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, राइट, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। इसका मतलब जो मून का मास है और जो अर्थ का मास है वो 1/6 है,
ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो मून का मास होता है ना वो अर्थ के मास से 1/6 होता है। ठीक है, तो इसलिए इससे हमें क्या पता लगा, दैट द वेट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये तो हम ना अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो गाइस देखिए, इस वीडियो के अंदर ना मैंने आपको सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब आप सोचेंगे कि थ्रस्ट और प्रेशर वाला टॉपिक तो बच गया। गाइस लेकिन थ्रस्ट और प्रेशर वाला जो टॉपिक है ये CBSE ने 2020 के लिए, 2020 और 2021 के लिए इस एकेडमिक सेशन के लिए इस चैप्टर को डिलीट कर दिया, यानी रिमूव कर दिया इस चैप्टर को आपके सिलेबस से। तो ना ही ये चैप्टर आपके एग्जाम्स में आएगा, ना ही कहीं पे भी आएगा। लेकिन अगर आप मतलब ये तो CBSE बोर्ड के लिए कट हुआ है, डिलीट हुआ है, लेकिन अगर आप किसी और बोर्ड से हैं, हरियाणा से, पंजाब बोर्ड से, तो अगर आपको चाहिए ये चैप्टर तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूँगी। ये वाला टॉपिक मैं अगली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूँगी अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। सो ज़रूर कमेंट कीजिए अगर आपको ये चाहिए वीडियो इसकी, थ्रस्ट एंड प्रेशर की, या आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, या रिलेटिव डेंसिटी की। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू। और अच्छी तरह से चैप्टर को अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।